हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूल्य स्टडी ज्ञान में। आज हम 10th क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी इसमें समकालीन भारत 2 इसमें चैप्टर 1 देखेंगे, संसाधन एवं विकास। इसमें पार्ट 2 है या पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधन का विकास कैसे होता है, संसाधन का नियोजन कैसे करना है, संसाधन का संरक्षण किस तरह किया जाता है और भूमि संसाधन क्या है, इसे देखने वाले इस वीडियो में। तो पूरा देखिएगा वीडियो को, और पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सतत पोषणीय विकास। तो जब विकास होने के क्रम में जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की ज़रूरतों की अनदेखी ना हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी कि इसे समझे तो इसमें यह कहेगा कि विकास होना चाहिए, हाँ, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण का दोहन नहीं करना, और भविष्य में ज़रूरतों को देखते हुए संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग भी नहीं करना, ताकि आने वाले आगे की पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। अगर इस सभी नियमों का पालन करते हुए जब विकास किया जाएगा तो उसे ही सतत पोषणीय विकास बोला जाएगा। इसमें आगे के संसाधनों के सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर जो है 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट का आयोजन किया था, यानी कि अर्थ सम्मेलन किए थे 1992 में रियो डी जेनेरो में। इस सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्र के अध्यक्ष शामिल हुए थे, यानी कि 100 से अधिक देश के लोग गए थे इसमें, और वे सभी एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे। तो अभी आपने देखा कि एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे, तो अब देख लेते हैं एजेंडा 21 है क्या। तो इस एजेंडा का मुख्य मुद्दा था कि सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस एजेंडा में जो है समान हितों, पारस्परिक ज़रूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए इस सहयोग की बात की गई थी, और पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से मुकाबला किया जा सके, इसका बात किया गया था इसमें। तो अगला हेडिंग हमारा आता है मानव जो संसाधनों का विकास, यानी कि संसाधनों का विकास कैसे होता है। तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप लोग भी जानते हैं। जो भी है पेड़ पौधे, खनिज संसाधन, ऊर्जा, वह सभी संसाधन है। तो मानव का विकास करने तो संसाधन तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है, जैसे कि वनों की कटाई कर देना, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान किया मानव ने, जैसे कि अति खनन कर देना, यानी कि खनन अधिक कर देना और खनिजों को निकाल लेना। तो कुछ व्यक्तियों के लालच वश जो है संसाधनों का ह्रास हो गया, यानी कि अधिक दोहन करने से क्या समस्या है उसे देखेंगे हम लोग आगे। की समाज के कुछ लोगों के हाथों में संसाधन का संचय हुआ, यानी कि कुछ लोगों के पास संसाधन अधिक है, कुछ के पास संसाधन है ही नहीं, जैसे कि गरीब लोग, जिसमें जो है समाज के दो हिस्से उत्पन्न हो गए। पहला संपन्न अमीर और दूसरा संसाधनहीन यानी कि गरीब। इन दोनों में संसाधन का बंटवारा हो गया है। अगला है कि संसाधन के अंधाधुंध शोषण से जो वैश्विक परिस्थिति संकट को किया गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापमान यानी कि तापमान का अधिक हो जाना, ओजोन परत में छेद हो जाना, पर्यावरण प्रदूषण होना और भूमि निम्नीकरण हो जाना। आगे इसमें कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है, तभी संसाधनों का विकास किया जा सकता है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास यानी कि सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता होगी। और सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य है ऐसे विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हैं और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करे, तो उसे ही सतत पोषणीय विकास या फिर सतत आर्थिक विकास कहा जाएगा। आगे देखें तो संसाधन नियोजन देखते हैं हम क्या है। तो संसाधन नियोजन के द्वारा हम जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे संसाधन को, इसे संसाधन का नियोजन बोला जाता है। तो भारत में संसाधनों का वितरण जो है समुचित नहीं है, यानी कि असमान वितरण है भारत में। अभी देखिए कि दो हिस्सों में बट गया, पहला गरीब दूसरा अमीर। ऐसे में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज है, तो अन्य खनिजों का जो है अभाव हो गया है, और कई राज्यों में कोई खनिज विशेष है तो वहाँ दूसरे खनिजों की कमी हो जाती है। और झारखंड में खनिजों की प्रचुर भंडार है, जैसे कि मान लेते हैं झरिया में खनिज संसाधन है जैसे कोयला, लेकिन वहाँ पर पेयजल यानी कि पानी और अन्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। आगे देखें तो इसमें कि मेघालय में जल की जो है कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर अन्य संसाधनों का अभाव है।
इसलिए इन क्षेत्रों का सही विकास नहीं हो पाता, क्योंकि कोई संसाधन होता है, कोई नहीं होता है। ऐसे में होने वाली समस्या को हम जो है संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से ही कम कर सकते हैं, तो उसे ही संसाधन का नियोजन कहा जाएगा। अब देखते हैं हम लोग भारत में संसाधन नियोजन, यानी कि भारत में कैसे किया जाए संसाधनों का नियोजन। तो संसाधनों की मदद से जो समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि योजना बनाते समय टेली टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान में रखा जाए। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चला था, उसमें संसाधन नियोजन का एक मुख्य लक्ष्य भी रहा था। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु क्या है उसे देखते हैं। तो पूरे जो देश है उसके विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना चाहिए। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचों का जो है सही इस्तेमाल करते हुए नियोजित ढंग से उसे तैयार करना चाहिए। और संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच जो है सही तालमेल बिठाना चाहिए। यही संसाधन के नियोजन करने का सामान्य तरीका है। अब देखिए संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, बचाना कैसे। तो संसाधनों के दोहन से कई जो है सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मान ले कहीं खनन हो रहा है और वहाँ पे भूमि जो है नीचे धंस जाती है, तो वहाँ आसपास के जो जितने भी घर होंगे वह खंडहर में बदल जाएंगे। तो गांधी जी का भी मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के शोषणात्मक प्रवृत्ति ही पूरी दुनिया में संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण है, यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि तकनीक जो है वह विज्ञान का देन भी है और यह पर्यावरण का नुकसान भी है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ भी थे और इसकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन वकालत करते थे, यानी कि जन समुदाय के द्वारा उत्पादन करना चाहते थे। लेकिन अभी क्या होता है, एक व्यक्ति लालच में उत्पादन अधिक करके लाभ कमाता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। पृथ्वी पर संसाधन जो है सीमित मात्रा में, आप लोग भी जानते हैं कि खनिज संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, और यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में जो मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि संसाधनों का संरक्षण करें हम लोग। अब अगला हेडिंग देखते हैं हम लोग, भू संसाधन क्या है। भूमि संसाधन, इसका मतलब है भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्सेस। तो भूमि एक प्राकृतिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, आप लोग समझ सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक जीवन, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। यानी कि घर, लोगों का आवास यानी कि घर, और कोई भी उद्योग धंधे, कृषि, खेती बाड़ी सब भूमि पर ही होती है। और भूमि जो है वह एक सीमित संसाधन है, इसे भी बनने में बहुत समय लगते हैं, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं टेबल दिया गया 1.3 भूमि आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र। देख सकते हैं मैदानी इलाका जो है 43% है, पूरा भारत का है यह डेटा। इसमें पर्वतीय क्षेत्र जो है वह यहाँ पे दिया गया 30% और पठारी क्षेत्र जो है 27% दिया गया है। दूसरा इसमें टेबल दिया गया है, यह है सामान्य भू उपयोग के बार। इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सामान्य भू उपयोग समारोह 1960-61 का है, यह 2014-15 का। तो दोनों में अंतर कितना हुआ उसे देखिए आप लोग। यहाँ पे जो यह कलर दिया गया है 46.26%, या 45.45% हो गया, यानी कि यह घट गया लगातार। और सारे देखेंगे आप लोग, फिर दूसरा जो था यह 18.11% हुआ, 23.3% हुआ। यह वन क्षेत्र था 18 तो यह इसमें वृद्धि हुआ। लेकिन जो यह गैर कृषि प्रयोजन क्षेत्र था उसमें कमी हुआ। तो इस तरह से यह टेबल दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा इस बुक में भी आपका। तो इस तरह से जो है भूमि संसाधन को उपयोग में परिवर्तन होते गया। भारत में भूमि संसाधन देखिए क्या है, तो लगभग 23% भू क्षेत्र जो है मैदानी है, 43% मैदानी, सॉरी। और जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक होता है। लगभग 30% जो भू क्षेत्र है वह विस्तृत रूप से पर्वतों में बदला हुआ है, और जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी है। पर्यटन विकास के लिए भी अनुकूल होता है और यह पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र का, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार भी पाया जाता है। तो यह कुछ अंतर है। अब देखते हैं भारत में भू उपयोग का प्रारूप कैसे है। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं कुछ। पहला भौतिक कारक, जिसमें कि भू आकृति,
जलवायु और मृदा के प्रकार आता है। मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आप लोग जानते हैं, परंतु 93% भाग पर जो भूमि का आंकड़ा उपलब्ध है, यानी कि 93% भूमि का आंकड़ा उपलब्ध है, 7% का कुछ पता ही नहीं है। पूर्वोत्तर प्रांत तो असम जो है उसे छोड़कर जो पूर्वी राज्यों में 7 राज्य है उसमें असम छोड़कर यानी कि 6 राज्य जो है उसके बारे में कोई सूचना नहीं कि वहाँ कितना भूमि है, उपजाऊ कितना, बंजर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी और चीनी अधिकृत क्षेत्र का भी भूमि का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है भारत के पास। आगे देखिए भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे कि वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन आदि के कारण भू निम्नीकरण होता है। तो भू निम्नीकरण रोकने के उपाय भी है। तो वृक्षारोपण करना चाहिए, चारागाह का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, कांटेदार झाड़ियाँ लगाना चाहिए, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, फसलों की सही तरीके से कटाई करना चाहिए, खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण रहना चाहिए, खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन किया जाए, औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद जल का विसर्जन करना, सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण करना और लास्ट है वन उन्मूलन को रोकथाम करना। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पार्ट 3 जल्दी आने वाला है।